बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज का दिन ऐसा होता है कि दिल से मांगी हुई दुआ कोई ऐसा लम्हा ज़रूर होता है जिसमें वो कबूल हो जाती है। सो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक्चुअली एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और इस टॉपिक पे पहले भी ऑब्वियसली हमने बातचीत की है, लेकिन देखें आजकल बारिश का मौसम है, मॉनसून है, लोग बहुत ज़्यादा बारिश को इंजॉय भी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, बच्चे निकल पड़ते हैं, पानी के अंदर खेलते हैं, घरों के अंदर, बाग के अंदर इंजॉय करते हैं। देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाता है तो उससे भी लोगों को ज़रूर रिलीफ मिलती है। तो ये बात तो एक फ़ैक्ट है कि बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है। लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे कि सैलाब। अब बारिशें हो रही हैं, ठंडक तो लाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से नुकसान भी आजकल हमारी सोसाइटी को, हमारे पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ रहे हैं। आजकल मुल्क के कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। ख़ासकर चकवाल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश की वजह से फ्लड्स या सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिससे ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि इंसानी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ गई है। सो जून में आपको पता है ऑफ कोर्स बारिश और मानसून आती है, तो इसलिए हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए। अक्सर हादसे जो हैं आपको पता है घर गिरने की वजह से हो जाते हैं, बिजली का करंट लगने से हो जाते हैं, या फिर लोग फ्लड में बह जाते हैं, यानी कि डूबने का भी एक अंसर होता है। जैसे कि मैंने अभी फिर कहा, बारिश अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा जैसा मुल्क है, हमारे मुल्क में हमें बारिश भी इंजॉय करने का मौका मिलता है। बेसिकली तो हर सीज़न हम लोग समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, मॉनसून, ये सारे मौसम्स इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी मौसम एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, जैसे गर्मी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, तो खुदा न खास्ता उसकी वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन और बहुत से ऐसे मामलात की वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। सो फ्लड्स की अगर बात करें, सैलाब की बात करें, तो PDMA और NDMA और दीगर इदारों की टीम्स लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं और महफूज मकामात पे पहुंचा रही हैं। यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी उन सब लोगों को जो चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाले इलाकों में इतना ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और रिलीफ एफ़र्ट्स कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट आपको इवैक्यूएट कर सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है, लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सबका हिस्सा डलना बहुत ज़रूरी है। आपका, मेरा, हम सब का। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मैं सलाम पेश करती हूँ, हमारी पुलिस फोर्सेस को मैं सलाम पेश करती हूँ, हमारी ट्रैफिक पुलिस तक को मैं सलाम पेश करती हूँ। हर इंसान जिसकी जो भी पोजीशन है वो कोशिश कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे बात रिमाइंड करूँगी कि व्यूअर्स, आप लोगों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल के एरिया में रहते हैं तो प्लीज़ ख़ास ख्याल करें और ऐसे एफ़र्ट्स करें कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने इवैक्यूएट करना है या जगह छोड़ के जानी है, ऐलान किया जाता है, तो प्लीज़ छोड़ के चले जाएं। किसी को भी शौक़ नहीं है आपको घर से बेघर करने का, लेकिन आप घर में रह जाएं, खुदा न खास्ता फ्लड आ जाए और आप उस फ्लड में डूब जाएं या कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए। देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और जहाँ पे बिजली और तारे वगैरह होती हैं, कॉमन सेंस की बात है कि पानी में करंट आ जाएगा। सो अपने आप को महफूज रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चीज़ें वीज़ें, बहुत से लोग इस वजह से भी नहीं घर छोड़ते कि भाई हमारा सामान, आप अपना, इसीलिए आपको पहले से वार्निंग दे दी जाती है कि अपना ज़रूरी सामान, कम से कम कागजात ऐसी चीज़ें निकाल के आप वहाँ से चले जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फ्लड आ भी जाता है तो आप तो बच जाएंगे ना, आपका ख़ानदान तो बच जाएगा। देखें, गवर्नमेंट के ऊपर पूरी चीज़ डाल देना ज़्यादती है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बाहर के ममालिक में भी जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कोई इशू आता है, गवर्नमेंट अपने एफ़र्ट्स करती है, NGOs अपने एफ़र्ट्स करते हैं, पुलिस फोर्सेस वगैरह, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह सब अपने अपने एफ़र्ट्स करते हैं। लेकिन
सिटीजन्स की यानी कि आवाम की सपोर्ट के बगैर ये चीज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर करना हम सब पे फ़र्ज़ है और लोगों को भी सही तरीके से गाइड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फ्लड वार्निंग का प्लीज़ 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 व्यूअर्स ख़ास ख्याल रखें। रावलपिंडी में जैसे कि नाला लई की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है और आसपास के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी दी गई है और उनको मूव भी किया जा रहा है। अब ये देखें ना, पानी की सतह इतनी बढ़ गई है, अगर ये और बढ़ जाती है तो इर्द गिर्द के आप देखें आसपास साइडों पे सारे घर हैं। अगर खुदा न खास्ता और ज़्यादा पानी या पानी स्पीड से आ जाता है, आप गौर से व्यूअर्स देखें कि राइट लेफ्ट साइड के ऊपर हर जगह घर है। अब ये पानी की सतह और बढ़ेगी तो पानी कहाँ जाएगा? घरों के अंदर जाएगा। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे कि रावलपिंडी में नाला लई की सतह बढ़ चुकी है, उधर भी ऐलान हुआ है, इर्द गिर्द प्लीज़ अलर्ट रहें और अवेयर रहें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या बातचीत हो रही है। नालों और घर के नीचे बने हुए जो इलाके हैं वो किस तरह एक्सप्लेन करूं कि बारिश के दौरान मतलब उसके फ़ौरन बाद हमें ख्याल करना चाहिए कि हम जो पानी वगैरह ब्लॉक हुआ है उसको अनब्लॉक कर दें। जैसे कि घरों के बाहर नाले होते हैं या घरों के अंदर भी गटर वगैरह इस तरह के मामलात होते हैं। अगर कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो फ़ौरन से पहले उसको अनब्लॉक कराएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैलाब की वजह से ही आपके घर के अंदर फ्लडिंग आए। अगर आपके घर के नाले और आपके घर के बाहर अगर कोई नालियाँ हैं या नाले हैं या कोई आपके जैसे कि गटर के अंदर जाने वाले पॉइंट्स होते हैं, उन सब जगहों को साफ़ कराएं, नीट एंड क्लीन कराएं। जैसे ही बारिश रुकती है सबसे पहले उस जगह को क्लियर करें। उसके अलावा ख्याल करें कि तारें और बिजली का कोई ऐसा मामला आपके इर्द गिर्द तो नहीं है, ट्रांसफार्मर्स वगैरह का, जहाँ पे अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है तो खुदा न खास्ता किसी को इलेक्ट्रिक शॉक या कोई इस तरह की इशू। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल काम भी इर्द गिर्द है आपके इलाकों में तो अपने करीबी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फॉर्म करें कि जी हमारे यहाँ पे फ़लाँ जो है वो बिजली की तारें गिरी हुई हैं। अगर अभी तक आपने अलर्ट नहीं किया तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। पंजाब में हुकूमत ने सेक्शन 144 के तहत तालाबों और दरियाओं और बारिश के जमा पानी में नहाने से पाबंदी लगा दी है। तो ये भी एक चीज़ है जिसका ख़ास ख्याल रखना है। ये पाबंदी सिर्फ कानून नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। इसलिए मुकामी अथॉरिटीज़ से राब्ते में रहें, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेशन में रहें। और अगर पंजाब में हुकूमत ने सेक्शन 144 के तहत तालाबों, दरियाओं और बारिश में पानी जमा होने वाली जगहों पे नहाने से मना कर दिया है तो ये अब एक क्राइम है। तो बच्चों को गाइड करें, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। हम बड़े हैं, हमने उनको समझाना है। अगर बच्चे कह रहे हैं हम बारिश में खेलने के लिए जा रहे हैं तो देखें कि वो क्या कर रहे हैं। और प्लीज़ गली मोहल्लों में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एक कोई तार तिरती है खुदा न खास्ता और वहाँ पे बच्चे वगैरह बड़े वगैरह घूम फिर रहे होते हैं। सो बी वेरी 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 केयरफुल। अगर किसी सूरत में आपको मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन मकामी इंतज़ामिया या रेस्क्यू सर्विसेज से रब्ता करें। लाहौर में आपको पता है 1122 को भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है पंजाब साइड पर। अगर हम सब मिल के छोटी छोटी एहतियात करें, थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट करें, सब अपना अपना हिस्सा डालें तो व्यूअर्स इंशाल्लाह इस क्राइसिस से भी जिस तरह हम बाकी सब क्राइसिस से बड़ी कामयाबी से निकल पाए हैं हम निकल आएंगे। लेकिन व्यूअर्स प्लीज़ देखें, कुछ उसूल होते हैं हमारे घरों के, कुछ उसूल होते हैं हमारे इलाकों के और कुछ उसूल होते हैं मुल्क के। अगर गवर्नमेंट लेवल पे और मुकामी इंतज़ामिया और इर्द गिर्द के हर जगह लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल, तो रावलपिंडी, चकवाल एंड इस्लामाबाद वाले लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल करें। लाहौर में भी वार्निंग्स दी जा रही हैं, हर जगह वार्न किया जा रहा है जहाँ पे बारिश की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आपको पता है कराची में भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो, वहाँ पे सी साइड है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मॉनसून के दौरान। वहाँ पे सबसे पहले जो कराची में चीज़ मना की जाती है या उस साइड पे जो सी साइड के मामलात हैं, होता ये है कि वहाँ पे लोग चले जाते हैं क्रैबिंग के लिए, फ़िशिंग के लिए, वैसे ही बोट्स पे निकल जाते हैं कि यार मज़ा आएगा, ज़रा तूफ़ानी हालात में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हिलजुल हो रही होती है, वो बोट भी हिल रही होती है। लेकिन व्यूअर्स ये डेंजरस चीज़ है, खुदा का वास्ता है एहतियात करें। बच्चों पे आजकल और स्पेशली अपने टीनेजर्स और यंग जो बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, अब मैं टीनेजर्स की और बड़े एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ। अक्सर ये इस किस्म के प्रोग्राम बना के निकल पड़ते हैं और माँ बाप को पता भी नहीं चलता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 व्यूअर्स बी वेरी वेरी केयरफुल। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है इन द सेंस दैट हम सबको एहतियात करनी है।
और जब इस किस्म के कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या मामलात होते हैं तो सब के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। आई नो जुम्मा है, हम लोग हल्ला गल्ला कर रहे हैं, इंजॉय करने का मूड होता है, बारिश में वैसे ही लोगों का मूड जो है बड़ा पॉजिटिव होता है, लेकिन उन लोगों को मत भूलें जो ऐसे जगहों पे बैठे हुए हैं जिनको अपने घर इवैक्यूएट करने पड़ रहे हैं। और अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी उन सब लोगों से जो इन इलाकों में नहीं रह रहे बट आपके रिश्तेदार जानने वाले वगैरह ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उनको इन्वाइट करें कि वो आपकी तरफ आके रुक जाएँ थोड़ी देर के लिए जब तक मामला सेटल नहीं होते। क्योंकि व्यूअर्स याद रखें, एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने ही एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को कहती हूँ कि हम लोगों ने एक दूसरे को साथ लेके मिलजुल के आगे बढ़ना है। इसका मुल्क की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए और इमरजेंसी के हालात में हम सब ने साथ खड़ा होना है। सो इस वक्त प्लीज़ अपने सारे पर्सनल इश्यूज़ आपस में इधर उधर व्हाटएवर छोड़ें, उनको असाइड करें। इस वक्त जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं इनकरेज करूँगी उन सब लोगों को जो जिनके रिलेटिव्स और जानने वाले इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उन इलाकों में रहते हैं कि उनको सपोर्ट दें, उनको हेल्प आउट करें और उनको सेफ़ जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे वो आके रह सकते हैं। देखें, महाजिर और अंसार एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। घर खोल दिए गए थे, हर किस्म की महाजिरों और अंसारों को भाई बना दिया था और कहा था कि अब ये तुम्हारा सगा भाई है और सगे भाइयों से बढ़ के उनका ख्याल रखना है। तो हम सब भाई बहन हैं, इट डज़न्ट मैटर। और देखें, एज अ नेशन, एज पाकिस्तानीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, वॉटेवर, इस वक्त एक इमरजेंसी है। हम सब ने एक होके एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये मैं आपसे तहे दिल से इल्तिजा कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है। एंड एज अ स्टेट चैनल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रूल्स को फॉलो करें, ख़ास एहतियात करें। घरों के अंदर भी अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे आपके गटर ब्लॉक हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को ओपन आउट करें, पर्सनल लेवल पे भी एफर्ट्स करें। और अगर आपके जानने वाले रिलेटिव स्टक हैं, उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही है वो क्या करें, इमरजेंसी है, तो एटलीस्ट ऑफ़र तो करें और लोगों को हेल्प आउट करें। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जान? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे का दिन, आज हमने कवाली का भी माशाल्लाह तमाम किया है। आज हमने टॉपिक भी बड़ा एक ऐसा रखा है जो आजकल की सोसाइटी में बड़ा पर्टिनेंट है, हसद, जेलसी। लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। बिल्कुल, मैं ये इसी तरफ आ रही थी कि ये जो बात आपने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कल रात को कुछ वीडियोस देख रही थी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की थी और मैं देख के इतनी ज़्यादा उनको परेशान हो रही थी कि गाड़ियाँ जो हैं वो खुद से फ्लोट हो रही हैं पानी के अंदर। अच्छा, एक और बात अनम, आपने कहा वीडियोस देख रहे हैं, खुदारा प्लीज़ इस वक्त सोशल मीडिया और टिकटॉक पे वायरल होने का टाइम नहीं है। बिल्कुल, अगर इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना के आपने भेजी, में समझ आती है, बट इस वक्त बहुत से लोग जो हैं, आपको अगर उन इलाकों में आप रह रहे हैं और आप ये चीज़ें विटनेस कर रहे हैं तो इवैक्यूएट करें, निकले वहाँ से बाहर। बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है। इस वक्त जो हर एज ग्रुप जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक और जगह पे देख रही थी कि एक गाड़ी गुजर रही है, वो मेरा ख्याल है शायद फायर ब्रिगेड वाले थे, वो गुजर रहे थे और मॉल के अंदर प्रॉपर पानी जा रहा था, पानी इतना ज़्यादा था। तो मतलब कि मैं वहाँ पे देख रही थी कि लोग किसी की हेल्प करने के बजाय जो है हर आदमी के हाथ के अंदर जो था ना वो फ़ोन था और वो वीडियोस बना रहे थे। तो ये आपके लिए बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदर देन कि यहाँ पे हेल्प करें लोगों की। लोग गिर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पता ही नहीं है, पानी के अंदर नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या है। और प्लीज़ व्यूअर्स, अगर किसी की जान बचाने के लिए आपने कदम उठाना भी है तो सोच समझ के उठाएं। बिल्कुल। अब देखें, आपकी खुद इतनी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है और आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पानी में छलांग मार देते हैं किसी को बचाने के लिए। अगर आपको खुद नहीं तैरना आता तो आप किसी को कैसे बचाएंगे? और अब यहाँ पे एक और मैं बात कहूँगी व्यूअर्स, ऑब्वियसली, और पानी का और याद रखें कि एक्सपर्ट स्विमर्स को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ होता है। अब स्विमिंग आती है, मैं बचपन से स्विमिंग कर रही हूँ, मैंने बड़ी मुझे शौक भी था स्विमिंग का ना, लेकिन मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बैंकॉक हमजा को लेके गई। उन दिनों में पानी ज़रा अनसेटल था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पानी में छलांग मार के स्विमिंग भी करनी है तो आप कर सकते हैं। खैर मैं तो नहीं गई, हमजा ने कहा कि मैंने करनी है, तो वो जो ट्यूब जैसी होती है ना उसके अंदर उन्होंने हमजा को डाला और वो रस्सी के साथ, अच्छा अब वो पैनिक कर गया, वो घबराना शुरू हो गया।
क्योंकि पानी ज़रा ऊपर नीचे हुआ तो वो घबरा गया। नहीं, बैंकॉक में हम थाईलैंड में थे, पुकेट में थे, सॉरी बैंकॉक में नहीं थी, पुकेट में, वहाँ पे गई। अच्छा, अब वो पानी के अंदर, अब मेरी जाने के, मैंने कहा हाय मेरा बच्चा, मुझे स्विमिंग आती थी, मैंने छलांग मारी है और मैंने स्विमिंग करके उसके पास गई हूँ। अनम मुझे लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगी, बिल्कुल, क्योंकि वो पानी की उसकी वो इतनी तेज थी वेव्स। और नो डाउट हमजा के साथ वहाँ पे बंदा था जो साथ में होते हैं इंस्ट्रक्टर्स वगैरह, आपको पता है, एमी तो नहीं, वो बच्चे को छोटे को डालते थे। आई थिंक हमजा 9 ईयर्स का था या 10 ईयर्स का, और स्विमिंग उसको अच्छी भली आती थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा ये मैंने क्या इजाज़त दे दी, मैंने छाल मारी, मैं अंदर गई, और जब तक उसका वो ट्यूब अंदर शिप के वो बोट में नहीं गया, मैं नहीं अंदर पानी में घुसी। बाद में उस बंदे ने मुझे समझाया कि मैडम हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप क्या एक्सपर्ट स्विमर हैं? मैंने कहा नहीं। कहता है व्हाई डिड यू डू दैट? ही सेड आप एक को बचाने के जगह में 2 को बचाना पड़ता। मैंने कहा माय चाइल्ड। कहता है डजंट मैटर कि आपका चाइल्ड है, खुदा ना खास्ता मामलात खराब होते तो चाइल्ड और आपने दोनों ने जाना था। एग्जैक्टली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि भाई जिसका जो काम है उसको करने दे, और जो इतना एक्सपर्ट है इस चीज में वो भी गाइडेंस लेके स्टेप फॉरवर्ड करे। बिल्कुल, ये एक मशवरा है। बट ऑफ कोर्स इमरजेंसी सिचुएशन में हर इंसान अपने हिसाब से उस वक्त डिसीजन लेता है। लेकिन मैंने अपना भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। उस वक्त ऐसे कोई हालात भी नहीं थे, बस पानी ज़रा ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, मेरी जान निकल गई, हाय मेरा बच्चा। आई अंडरस्टैंड, मैं भी माँ हूँ, मैंने भी बड़ी ऊट पटांग चीज़ें फेस की हैं एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग। और ऑब्वियसली किसी को भी कुछ हो रहा हो, इंसान का दिल चाहता है वो उसको बचा ले, लेकिन अक्लमंदी से। पहला अपना ऑक्सीजन मास्क, फिर दूसरों का ऑक्सीजन मास्क। और अगर 20 लोग हैं और वहाँ पे सैलाब आ रहे हैं तो सबसे पहले उन 20 लोगों को इवैक्यूएट करें, और वो लोग जिनको आता है सेव करना वो अंदर घुस के उसको सेव करें जिसको सेव करना है। 20 लोग किनारे पे खड़े होकर डूबते हुए इंसान को ना देखे, वो भी डूब जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना तेज होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते खड़े होकर उसको। सो वी हैव टू बी केयरफुल व्यूअर्स। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। पब्लिक सर्विस मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, हमने अपना हिस्सा ज़रूर डालना था, सो हमने वो डाल दिया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम्स किचन में मिलेंगे। अब हम हैप्पी पॉजिटिव बातें करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे बैठे हुए एट द स्टेट चैनल के सिर्फ यही हाँ की बातें ना करूँ। मॉनसून और बारिशों को अगर एंजॉय करने की बात की है तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो देना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, इवन इफ़ इट इज़ एन एंटरटेनमेंट शो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मे का बबरकत दिन है तो हमने सोचा कि आज कुछ वेस्टर्न कुजीन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। ये क्या थियोरी थी आपकी? आज मैंने कहा जुम्मे का दिन है, देखिए पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा खाना है, उससे अच्छा खाना शायद कोई भी नहीं होगा। तो आपने सोचा कि आज आप पैन एशियन बनाएंगी, हाँ, फ्यूजन वाली। कुछ बाहर चले जाते हैं ना, थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर जाके देखते हैं तो क्या ये हालत। पाकिस्तान में ही बनती है डिश जो आप बताने वाली। मिक्स है, देखिए पाकिस्तान वाले लोग बताओ ना कि क्या बना रही हो ना। आप लोग सोच रहे हो कि हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, आपको ही नहीं बता रहे कि क्या कर रहे हैं। आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक, और शाशलिक के साथ हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। याद है? अच्छा नहीं पता नहीं आपके छोटे होते हुए क्या कहानी थी क्या नहीं थी, बट हम जब छोटे होते थे तो चाइनीज इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे। बिल्कुल। देसी चाइनीज टाइप होता था और हर जगह शाशलिक जरूर मिलता था। अब शाशलिक इतना पॉपुलर नहीं है, हाँ, लेकिन ये चिकन शाशलिक और चिकन मंचूरियन 2 सबसे पॉपुलर चीजें होती थी जो हर किसी के टेबल पे आती थी। मुझे मेरे काम पे लगा। जी बिल्कुल, आपके काम पे ये है कि सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, ताकि फिर आप इस चिकन को जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए यहाँ पे जो है डीप फ्राई करना है या नहीं, बिल्कुल इसमें हल्का सा हमने इसको सौते करना है। लाइक इसमें हमने इसको बिल्कुल 100% कुक कर लेना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी अलग से रेडी होगी। अच्छा, इसके अंदर है जी नमक है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट पेपर, और साथ में इसमें गार्लिक पाउडर नहीं डालना, फेवरेट डालेंगे। अच्छा, फेवरेट है इस लड़की का गार्लिक पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक जो है वो क्रश हुआ हुआ। हाँ। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पाउडर डालेंगे, क्योंकि पाउडर और गार्लिक दोनों का फ्लेवर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है।
ठीक है जी। ये करके आपने अच्छी तरीके से मैरिनेट करके और थोड़ा सा विनेगर इसको हम डाल देंगे इसके नरम अंदर करने के जी बिल्कुल। और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 5-10 मिनट इसको छोड़ दें, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हम अब इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। इतना कुक कर लेंगे कि ये जो है हमारा बिल्कुल चिकन 100% रेडी हो जाए। यहाँ पे चिकन जैसे ही रेडी हो जाएगा तो उस साइड पे जो है हम इधर ग्रेवी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपी के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर लेना है चिकन बोनलेस क्यूब्स कट हमें चाहिए। इसके लिए सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, सिरका आधा खाने के चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्ब जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के टेबलस्पून, शिमला मिर्च 1 कप जाएगी, प्याज इसमें तकरीबन 1 कप जाएगा, टमाटर 1 कप जाएगा, लहसुन कुटा हुआ जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और अदरक इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा, टमाटो केचप 1 कप जाएगी, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच आएंगे, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चीनी जो है इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच, चिकन स्टॉक या क्यूब या चिकन पाउडर हम इसके अंदर 1 अदद ऐड करेंगे या 1 टीस्पून ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जाएगा, डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी थिक करनी है अपनी। अब इसमें 2 तरह से इधर रेसिपी रेडी होगी। सबसे पहले आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और साथ में काली मिर्चें। बेशक आप इस चाहें तो इस पोजीशन के अंदर हम थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर भी ऐड कर देते हैं, उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब आपने बहुत ध्यान से इसमें सॉल्ट ऐड करना है क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो है वो नमक है, तो आपने जो है अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से इसके अंदर ऐड करना है। आप इसको लगाकर थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब शाशलिक 2 तरह से सर्व होता है, एक आप उसको डायरेक्टली इस तरह ग्रेवी में बना सकते हैं और एक आप उसको ऐसे रेडी कर सकते हैं कि आप उसको स्कीवर्स के अंदर जो है उसमें भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, तो आपके अपने हिसाब से अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हैं। जब ये चिकन रेडी हो जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, उसके बाद हम दूसरी साइड की तरफ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक है और जिंजर है, उसको हमने कट करना है बिल्कुल फाइनली चॉप, पीसना नहीं है, आपने उसको चॉप करना है ताकि उसके जो हल्के हल्के चंक्स या ग्रेन्स है आपके मुंह में आए तो वो फ्लेवर बड़ा अच्छा इन्हेंस करते हैं। अब वेजीज की बात कर लेते हैं, तो क्यूब्स कट में हमारे पास जो है वो कैप्सिकम है, कैरेट आपकी अपनी मर्ज़ी है, एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें अनियंस हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, टमेटोज़ जाएंगे इसके अंदर, और लास्ट में जब बिल्कुल हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी तो हम उसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड करेंगे। अच्छा, इसको हम अभी करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। ठीक है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे केचप और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पहले सब्जियां नहीं डाल के टॉस करेंगे? सब्जियां हम इसमें डालेंगे, हमने सब्जियां इसमें डाली जब हमारा चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी वेजिटेबल को एक दफ़ा डीप फ्राई करना है तो वो आप कर लें, ये आपके ऊपर अप टू यू है। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्रंच चाहिए अपनी वेजिटेबल का तो आप उसको एक दफ़ा कर सकते हैं। अभी उसमें चला जाएगा, साथ ही हम अब आपका जी ब्राउन जी होना शुरू हो गया, क्योंकि इस स्टेज पे ना वो काला हो जाता है। हाँ जी। तो अगर आप इसको जल्दी नहीं डालते, और सॉस ही तो सब मज़े की चीज़ होती है, तो मेक श्योर दैट यू पुट ऑल द सॉस। बिल्कुल। अब ये इसके अंदर जो रिमेनिंग जो था वो मैंने वो भी डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर जाएगी, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर और उसके साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिकली कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं जाती, लेकिन अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप इसके अंदर उसको डाल सकते हैं। जैसे ही हमारी ग्रेवी हो जाएगी कुक तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हमने अब अपनी यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी सॉस की। आपको अगर ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दें या चिकन स्टॉक ऐड कर दें, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि लास्ट में हम इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर डाल देंगे थोड़ा सा और, बस। अभी अच्छी तरीके से कुक होगा। मीनवाइल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है शुगर। आप चाहें तो इसके अंदर हनी या ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बड़ा मजे का जी बिल्कुल।
तो अब इस तरह से ये जैसे ही कुक हो जाएगी हम उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अपना जो चिकन है और वेजीज वो हम उसमें पोर कर देंगे। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे सिर्फ और हमारा चिकन शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। चिकन भी हमारा रेडी हो गया। हाँ जी, बस और 2-4 मिनट अगर आप इसको और कुक कर लें। उसके बाद अब आ जाती है एग फ्राइड राइस की बारी। तो एग फ्राइड राइस के लिए हम लेंगे जी तकरीबन राइस 1 kg के करीब जाएंगे। इसके अंदर बंद गोभी 1 कप जाएगी, गाजर 1 कप जाएगी, हरा प्याज आधा कप जाएगा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ऑयल इसमें तकरीबन आधा कप जाएगा, अंडे इसमें 6 अदद जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अंडे ले लेने हैं और उनको अच्छी तरीके से जो है आपने उनको कर लेना है, बीट कर लेना है और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। येलो फूड कलर से क्या होता है कि कमर्शियली जैसे आपको राइस खाने को मिलते हैं आपको बिल्कुल वैसे जो है थोड़े से येलो एग आपको उसके अंदर मिलेगा। आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। राइस को आपने तकरीबन बॉईल कर लेना है। ये देखें मैंने वेजिटेबल्स डाल दी। जी बिल्कुल, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये सब्जियां, देखें। अच्छा, आप सब्जियां डालकर आपने इसको जो है वो ज़्यादा देर कुक नहीं करना, ताकि अगर आप ज़्यादा देर कुक करेंगे तो फिर आपकी जो वेजीज की जो क्रंच है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब उसी सॉस के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन लाइट सोया सॉस मैंने ऐड की है इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब। आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। साथ में इसमें जाएगी चिली सॉस। सॉसों का अंबार है जी, सॉसों का अंबार है क्योंकि इसी के अंदर ही सारा फ्लेवर है बेसिकली। ये ले। अब बस 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको एज इट इज़ इस तरीके से अपनी सॉस में डाल देंगे तो हमारा शाशलिक हो जाएगा रेडी। अच्छा, मैं इसमें सोया सॉस उसमें आपने वो कब डालना है? कॉर्नफ्लावर बस आगे वैसे आप देखें वो इतना ठीक है है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जब वेजीज इसमें डाल देंगे उसके बाद मुझे देखना होगा उसकी कंसिस्टेंसी की, अगर ज़रूरत है तो हम डालेंगे। बट एक बात बताऊं, इतना लिक्विड ही होना चाहिए कि जब आप सालन खाएं तो वो ये ना हो कि बिल्कुल ओवरडू हो जाए। जी, अच्छा जी, आपने सबसे पहले राइस को बॉईल कर लेना है तकरीबन 80%, 20% आप उसको बेशक दम में कर लीजिएगा। स्क्रैम्बल्ड एग एक तरफ हमारे बन गए हैं। उसके बाद आपने ऑयल के अंदर वेजिटेबल्स को कट करके डाल देना है, जिसमें हम कैबेज और कैरेट सिर्फ यूज़ करेंगे, वो भी ऑरेंज वाली। अच्छी तरीके से आपने 1 से 2 मिनट उसको टॉस करना है। सोया सॉस, काली मिर्च, नमक डालकर 1 से 2 मिनट टॉस करें। राइस डालें, एग डालें, अच्छी तरीके से मिक्स करें। लास्ट में ग्रीन अनियन डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम लगा दें तो आपके एग फ्राइड राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये हो गया, बेशक आप डाल लें सॉस के अंदर। अब उसको ध्यान से ज़रा वो ज़रा गर्म सा निकल आया ना तो मेरी तरह सा निकल गया और ये एक वेजिटेबल मैं ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं। ये देखें, अब आपकी यहाँ पे अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डलेगा क्योंकि उसकी थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है। हाँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं और कॉर्नफ्लावर डालकर आपने इसको ये मैं उठा दूँ? हाँ जी, अब बेशक इस साइड पे जो है आप राइस के लिए बड़ी कढ़ाई जो है वो रख लें। राइस मैंने बड़ी कढ़ाई रख दी। हाँ, इधर जो है मैं बहुत थोड़ा ऐड करूँगी, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं डालूँगी बस थोड़ा सा, ताकि हम उसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे हमें कितनी थिक चाहिए। मिक्स करते रहना है क्योंकि ये देखें ये ना हो ना कि आपने उसको, मेरा ख्याल है बहुत है इतनी, बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा सा डाल दो क्योंकि अभी सब्जियों का भी पानी थोड़ा सा निकलेगा तो थोड़ी सी आप ये ले। दैट्स इट। मतलब टोटल 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है कॉर्नफ्लावर का। अब इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ हम ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर ये मैं बंद करूँ? जी कर दें। हाँ जी, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। कवर नहीं करना वरना वो भाप में कुक हो जाएगा। अब आप इसमें ऑयल डाल लें थोड़ा सा, तकरीबन ½ कप के करीब ऑयल डाल दें और इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे, हमने जो अपने ये स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए तकरीबन 6 अंडे हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 1 kg राइस में। अगर आपको ज़्यादा एग्स पसंद है तो वो ऐड आप कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप और भी कम कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी। साथ ही जैसे ही हमारी ये स्क्रैम्बल्ड एग्स, अच्छा मैंने एक चीज़ दिखानी है, चूल्हा बंद है व्यूअर्स, ये देखेंगे अभी भी बबल कर रहा है तो याद रखें चूल्हा बंद करने के बाद भी 2 लम्हे के लिए आपकी चीज़ की जो है वो कुकिंग, ये देखिए ये बबल जिसकी होती रहती है। बिल्कुल, इसको ना कवर करने का यहाँ पे अगर हम बबल्स दिखा दें एक सेकेंड। अच्छा जी चलें, सो आप इसके अंदर अब एग डाल दें। जी अच्छा, एग डाल के हमने एग को निकाल लेना है और एग निकालने से फिर हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, क्या कहते हैं, हमारी
वेजिटेबल्स, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा एग जो है अगर हम राइट अवे ही इसके अंदर जो है वो डाल के पका देंगे तो वो फिर हमारे एग्स का जो है वो कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अपने एग्स को कलर मेंटेन करने के लिए जैसे ही एग्स हो जाएंगे तो हम इनको डिश से निकाल लेंगे और फिर अपनी वेजीज को करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कैरेट और कैबेज यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने फाइनली जो है वो चॉप किया हुआ है हाथ से। आप भी इसको इसी तरीके से चॉप करिएगा और जो कैरेट की क्वांटिटी है वो कैबेज से ज़्यादा जाएगी। आप इसमें जो है कैबेज को स्किप भी कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन एग फ्राइड राइस एक ऐसे राइस है जुगन आपी कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप इसको चिकन फ्राइड राइस भी कर सकते हैं आप इसको जो है वो मसाला फ्राइड राइस भी कर सकते हैं, या फिर आप शाशरिक के साथ जो है वो कम्प्लीटली वाइट राइस या गार्लिक राइस भी रख सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी के अंदर बेसिकली जो है मुझे वो आप एक वाइट प्लेट राइस देती है, मैं ये निकाल लूँ। हाँ जी, वो वाइट राइस ही है। ये ले हो गया जी, थोड़ा सा और इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा कलर थोड़ा सा और आ जाए इसमें कलर, तो बस फिर उसके बाद हम ये वेजीज डालेंगे। जो ऑयल इसके अंदर जो है वो रह जाएगा उसी के अंदर ही हम जो है कोशिश करेंगे या थोड़ा सा और ऑयल डाल लेंगे। वेजीज को सौते करना है, बिल्कुल 1 से 2 मिनट ही सौते करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है अपने राइस ऐड कर देंगे तो आपका हो गया। आप बेशक निकाल लें। अब हम इसको निकाल लेंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग नाउ, व्हिच इज अब इसके अंदर हमने आप अब ये वेजीज डालेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। और इसमें कोई गार्लिक शार्लिक उस तरह वो तुम आप पाउडर ही डालोगे ना? गार्लिक वैसे जो एग फ्राइड राइस है उसमें गार्लिक नहीं डलता, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में गार्लिक नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि आपके जो राइस है उनका कलर बिल्कुल भी जो है वो ध्यान से ना ख़राब हो, ताकि आपकी कलर जो है राइस का वाइट वाइट ही रहे। क्योंकि जितने मसाले इसके अंदर जाएंगे उतना ही इसके अंदर जो है वो कलर आपके जैसे आप मुझे ज़रा बड़ा भी कुछ दे सकती थी डालने के लिए। प्लेट मेरी सोच ये है। चले बस और बाकी रहने दे बेशक। ये ज़रा सा मैं ये निकाल लूँ, आ जाए जी। ये ले जी, ये डल गया इसके अंदर हमारी वेजी, और थोड़ा सा आप बेशक और ऑयल डाल लें इसके अंदर बस। और उसके बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे 1-8 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये सॉल्ट है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, साथ में इसके अंदर जाएगा वाइट पेपर, सॉरी चिकन पाउडर। हाँ, वो क्योंकि चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हाँ। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी वाइट पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि उससे इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। बिल्कुल सही। और अब यहाँ पे स्टेज पे क्या करना है जल्दी से बता। इसमें अब हमने राइस ऐड करना है। अच्छा, ये वाले जो टमाटर वगैरह हैं ये अभी वो लास्ट में जब मैं सर्व करने लगूंगी तब मैं इसमें डालूंगी ताकि वो शाशलिक खराब ना हो जाए। बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अंडा भी हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा। मुझे अंडा भी पकड़ा दो, मैं ऊपर नीचे करके डाल दूँ चीज़ें ताकि वो मिक्सिंग में कम प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें आपने इतना डाल दिया बीच में, फिर आपने ऊपर से डाल दिया और चावल ये आपने डाल दिया, ये और ये आपके एग फ्राइड राइस भी तैयार हो गए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये विदिन जितनी देर में हमने आपसे बातचीत की है उसमें हमने ये सारा कुछ तैयार कर लिया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से ग्रीन अनियंस का, सिर्फ ग्रीन पार्ट बस, बाकी जो है हम गार्निश। अब आप यहाँ देखें कि जो गुलाबी कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमने कवाली का भी एहतमाम किया है और हमारे साथ बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे मेहमान हैं जो आज के टॉपिक हसद पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। दानिश इरफान कवाल हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। कुल्लो मकान के मकी अक्ल इंसानी
बंदे बन गए रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। एक पल्ला गाफिल होइए, पल्ला गाफिल होइए, एक पल्ला गाफिल होइए, पल्ला गाफिल होइए। सुबह होते शाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। एक पल्ला गाफिल होइए, एक पल्ला गाफिल होइए। सुबह होते शाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। हर शै दा खालिक अल्लाह, मालिक ते राज़िक अल्लाह। हर शै दा खालिक अल्लाह, मालिक ते राज़िक अल्लाह। हर शै दा खालिक अल्लाह, मालिक ते राज़िक अल्लाह। हर शै दा खालिक अल्लाह, मालिक ते राज़िक अल्लाह। उसदी इबादत करिए, उसदी इबादत करिए, उस तो इनाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। उसदी इबादत करिए, उसदी इबादत करिए, उस तो इनाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। दामन अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह नू राज़ी करिए, अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह नू राज़ी करिए। दामन अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह नू राज़ी करिए। दामन अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह नू राज़ी करिए। दामन अल्लाह दा दामन अल्लाह दा फड़िए, अल्लाह नू राज़ी करिए। ओंदी अता दे विचों, ओंदी अता दे विचों पढ़ पढ़ के जाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। ओंदी अता दे विचों, ओंदी अता दे विचों पढ़ पढ़ के जाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। मुश्किल नू टालण वाला, सब नू ए पालण वाला, मुश्किल नू टालण वाला, सब नू ए पालण वाला, मुश्किल नू टालण वाला, सब नू ए पालण वाला, मुश्किल नू टालण वाला, सब नू ए पालण वाला। सानी सारे नी नी सारे सारे नी सानी पदा रे सारे गम पा, सारे गम पदा पमगरे नी नी दानी 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 नी सारे मा पानी मानी पा मारे मा पा मारे नी सारे मा पानी मानी पा मारे मा पा मारे मा पा मारे मा पा मारे। सा नि सा 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 नि सा रे 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 सा नि सा गा सा नि सा 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 नि सा 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 नि सा रे 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 सा नि सा गा 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 सा नि सा मा 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 सा नि सा पा 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 सा नि सा दा 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 सा नि सा नी 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 सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि
सर्द रे दर्द का करे ग मम गम मम मम दादा मम नी दर्द का रे दा सर्द रे दर्द का करे ग मम गम मम मम दादा मम नी सर्द ग दादा सा रे रे का मामा पापा दादा विनी सा सा रे गा मा पा दा री सा सा रे गा मा पा दा री सा सा रे गा मा पा दा री सा सा गमदानी दा गमदानी दा गमदानी दा नी पा मा रे सा गमदानी दा गमदानी दा गमदानी दा नी पा मा रे सा गमदानी दा 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 गमन तानी पा मा रे दा तानी पा मा रे तानी पा मा रे दा मुश्किल नू टालण वाला सब नू है पालण वाला मुश्किल नू टालण वाला सब नू है पालण वाला बल्कि हमेशा उस दे सच्चे गुलाम रहिए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम जी हाँ व्यूअर्स, माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया दानिश इरफान कवाल ने और इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। और आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड कवाल ग्रुप है ये। दानिश इरफान कवाल तो अपनी जगह, साथ में माशाल्लाह से इनके फ़ादर, इनके वालिद इरफान अली भी साथ हैं और वाजिद अली भी। और कैसे हम इनकी पूरी टीम को भूल सकते हैं जिनके बग़ैर मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ परफॉर्म करना या प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगी। शेर अली साथ हैं, माजिद अली, शहबाज अली, मुख्तार हुसैन, अदनान अली, मोहम्मद अहसन, मोहम्मद जमील, नवीद अब्बास और नसीब अब्बास। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी प्रोग्राम में। जुम्मा मुबारक। और अब हमारे साथ हमारे कुछ बहुत ही प्यारे भाई, हमारे गाइड्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स हैं। सबसे पहले तो मेरे बहुत ही प्यारे और लाडले छोटे भाई डॉक्टर वक्कास जाफ़र हमारे साथ हैं, जो स्कॉलर हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है इनको देख के, क्योंकि मैं तो उनको स्टेज से देख रही हूँ जब आप सीख रहे थे। जी ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपके साथ ही हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनली राउंड रिलीजियस स्कॉलर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बड़ा अहम हिस्सा है, दूसरे चैनल्स भी, दीगर चैनल्स पे भी आप अक्सर इनको देखते हैं, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, आपके साथ हमने बुलाया है अपने एक ऐसे भाई को जो अगर आप इनको लाइफ कोच कहें तो वो भी कम पड़ेगा, की नोट स्पीकर कहें तो वो भी कम पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल जो एक रोल मॉडल हैं बहुत से यंग लोगों के लिए, सेल्फ मेड मैन। सबसे बड़ी बात यह कि व्यूअर्स अपनी ज़ात को इस लेवल पे इन्होंने ख़ुद पहुंचाया है। तो असल हीरोज़ तो मेरी नज़र में ये जो तीन हमारे भाई बैठे हैं यही हैं। और मैं बात अब स्पेसिफ़िकली कर रही हूँ मोहम्मद उस्मान ताहिर साहब की, जो की नोट स्पीकर, लाइफ कोच और सबसे बड़ी बात ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा भैया, देखिए जैसे कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराया तो साथ में तारीफ़ भी की, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बड़े अहम, बड़े प्यारे लोग हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे भाई हैं, बड़े हैं, सब मिलजुल के एक हमारी फैमिली है। एक एलिमेंट आ जाता है लोगों में जब वो इस किस्म की तारीफ़ देखते हैं या किसी को एक सर्टेन लेवल पे देखते हैं, जिसको हम जेलसी कहते हैं या एनवी कहते हैं, हसद। आज हम बात करेंगे हसद पे, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेके चलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा होगा। तो शुरू आपसे करेंगे भैया, एंड देन मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे। हसद, ये वर्ड जब मैं बोलती हूँ तो आपके जहन में क्या आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माहौल आपने ऐसा बना दिया, आपकी जो टीम थी तो वहीं से कि सबा तू जाके ये कहियो मेरे सलाम के बाद कि तेरे नाम की रट है खुदा के नाम की। वो आपने फरमाया सुबह लइए थे शाम लइए, तो वहाँ से मुझे याद आ गया। हसद के बारे में मैंने सबसे पहले आपको किबला वासिफ़ अली वासिफ़ मरहूम का एक कॉल आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि ये गम क्या है, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह और बंदे की मर्ज़ी के दरमियान जो फ़र्क है ना, उसका नाम गम है।
जो अल्लाह करना चाहता है इंसान उसके ऊपर राज़ी नहीं हो रहा तो वो गम का शिकार हो जाता है। ये जो हसद है ना, ये भी उसी का परतव है कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल के साथ किसी को अता फरमा रखा है, और वो जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उसको दिया है ना, वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर इंसान जब राज़ी नहीं होता ना, तो इसका नाम हसद है। कुरान ने इसको बयान फरमाया, सूरह उलमा तशरीफ़ फरमा है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ल। ये लोग इस बात से हसद करते हैं कि अल्लाह ने इनको अपने फ़ज़ल से अता फरमा दिया। यानी अता तो उसकी है, तकसीम करने वाला तो गुरूर किस बात का, एटीट्यूड किस बात का, गुरूर नखरे किस बात के? हाँ, ये है कि अब जिसको अल्लाह ने अता फरमाया है उसके लिए फिर अल्लाह ने अगली बात भी अता फरमाई है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मैंने तुम्हें अता फरमाया है तुम उसकी शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें और नवाजूंगा। तो अगर किसी को कुछ अता हुआ है तो गरूर की जो आपने बात की उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसने मुझे अता फरमाया है वो मेरे से वापस भी लेने वाली वही ज़ात है। ये को मेरे पास परमानेंट चीज़ें नहीं हैं। कितने लोग हैं निस्यान का शिकार हो जाते हैं, आखिर में आकर सब कुछ, सब मेमोरी उसकी वॉश आउट होगी। कितने लोग हैं अल्लाह ने अपने फजल से उनको माल अता फरमाया है और बाद में अचानक कारोबार में नुकसान हो गया, अल्लाह ने वापस, तो किस चीज़ का गरूर है, किस चीज़ का? इंसान के, और वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वला तमशी फिल अर्ज़ि आप तो जिंदगी पे गरूर नहीं कर सकते, व्हाट आई मीन इज के सांसों पे। बेशक कोविड ने आपको ये अच्छा खासा प्रूव करके बताया कि भाई एक तो होता है कि जान निकल जाती है, एक होता है कि जान निकलती नहीं है और साफ ही नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रही कर, तो वहाँ पे सारे गुरूर, सारे घमंड, सारे एटीट्यूड्स, क्योंकि अक्सर लोग जो हसद का शिकार होते हैं उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होती है 100%। क्योंकि एक्चुअली दिमाग की प्रॉब्लम है ये। हसद, अक्सर मैंने उस दिन किसी बात करती उन्होंने कहा चूँकि हसद या एनवी या जेलसी एक्चुअली दिमागी प्रॉब्लम्स हैं। मुफ्ती साहब अब आपकी तरफ आते हैं जी। हसद एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी, अच्छा बिल्कुल आपने ये बात बजा फरमाई है कि हसद का ताल्लुक इंसान की नफ्सियात के साथ है, साइकोलॉजी। और हसद जो है जिस तरह के मोहम्मद ताहिर उस्मान साहब ने बयान फरमाया, हसद के हवाले से ये है कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत अता फरमाई है, देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और उस नेमत के बारे में ये ख्याल करना कि ये नेमत जो है वो इससे छिन जाए, तो ये जो छिन जाने का कॉन्सेप्ट है इसी को हसद कहते हैं और इसी को जेलसी का नाम देते हैं। अब ये वाली जो हसद वाला, अच्छा नहीं वो भैया अंग्रेजी में बनेगी एनवी। जी जी, जेलसी तो होता है ना कि आप किसी को देख के सड़ रहे हो। एनवियस बंदा वो है जो अंदर जड़ों में घुस के फिर अगले को बर्बाद करने की प्रोग्रामिंग करता है। हसद का जो माना है ना, हसद, राइट उस्मान भाई, सही कहा ना? रश्क, उसको अगर उर्दू में आप कर ले तो वो एक रश्क है, रश्क इज जेलसी। रश्क जेलसी हुआ ना कि आपने देखा और कहा कि मेरे पास भी हो, और एनवी हो गया हसद, जहाँ पे फिर आप प्रॉपरली डैमेज करने की तरफ जाते हैं। आई थिंक जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हसद का ताल्लुक जो है ये इंसान के दिल के साथ है, और हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो दिल के साथ चिमट जाती है और उसके खून को निचोड़ना शुरू कर देती है। और हसद जो है ये दर हकीकत एक ऐसी आग है कि जो बंदे को जलाती रहती है, यानी ये एक ऐसी नफ़रत की आग है कि जिसमें बंदा खुद जो है वो जलता रहता है। अब जलने रहने का दायरा क्या है? सबसे पहली बात यह है कि हसद की वजह से बंदे के तमाम आमाल जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि हसद करने की वजह से अल्लाह पाक ऐसे शख्स को ईमान की दौलत से भी महरूम फरमा देता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि हसद करने की वजह से वो शख्स जो है वो मुआशरे के अंदर रुस्वा भी होता है, यानी आप किसी का बुरा करके कभी सुकून नहीं पा सकते और कभी मुआशरे के अंदर इज़्ज़त और वक़ार हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हसद जो है ये तो बहुत बड़ा अमल है, और अगर देखा जाए आसमान पर सबसे पहले हसद ही है कि जिसकी वजह से शैतान जो है वो रांदाए दरगाह हुआ, क्योंकि उसने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरक़ात के साथ हसद किया। अब हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इस हसद से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और ये हसद जो है ये कौन कौन सी बीमारियों को लेकर आता है कि जिसकी वजह से शरीयत के अंदर इतनी सख्ती इसके ऊपर की गई है कि आपने अपने आप को हसद से बचाना है। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दूसरे से हसद ना करो, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र इस बात पर अदा करो कि आप जिस हालत पर हैं वो ज़ात हकीम भी है, अलीम भी है, उसने आपको जहाँ पर रखा है वो हालत जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। हाबील और कबील के बारे में जो कुरान अजीज़ के अंदर बयान किया गया,
जो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है वो किस बिना पर कत्ल किया है? वो हसद की बिना पर कत्ल किया है। हसद एक ऐसा घिनौना अमल है कि जिसकी वजह से दुश्मनी, नफरत और जन्म लेती है, यहाँ तक कि बंदा कत्ल जैसे संगीन गुनाह का भी मुर्तकब हो जाता है। तो इसी वजह से दीन इस्लाम के अंदर हसद को सख्त मोहलिक गुनाहों में से शुमार किया जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, अब मेरे भी दिमाग में आपकी तरह ना उस्मान भाई पड़ जाए। एनवी जो है इन उर्दू इज़ हसद, एंड अपना जेलसी को उर्दू में हम कहते हैं जलन या रश्क। क्लियर कर लिया मैंने। हाँ जी। और अंग्रेज़ी हम लोग भी तो देखें, अंग्रेज़ी हमारी सेकंड लैंग्वेज है आपकी और मेरी भैया, तो वही वाली बात आती है कि कहीं ना कहीं वो होता है कि गलत वर्ड ना यूज़ कर लें। अगर अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ कर ही नहीं हो तो सही यूज़ करूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह एनवी और जेलसी और रश्क और हसद की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अभी हमने हसद के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए हसद जो है ना वो बीमारी नहीं है। नहीं है? नहीं, इसकी पीछे एक बीमारी है ओके। जो हसद को जन्म देती है, ठीक है, और वो है गुस्सा। जब इंसान गुस्से में होता है और अगर वो इंसान बदला लेने की कुव्वत रखता हो तो वो हसद करता है, और अगर वो कुव्वत ना रखता हो तो फिर वो कीना परवर हो जाता है। वो दिल ही दिल के अंदर सोचता रहता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ कर तो सकता नहीं। तो आप उसके चेहरे के तासुरात से, उसकी आँखों से, उसके प्रॉज एंड कॉन से, उसकी तमाम एक्टिविटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपसे हसद कर रहा है, कीना कर रहा है, अंदर से कुड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकता, कुड़ रहा है। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि हसद तो उसका इजहार है, असल जो प्रॉब्लम पीछे है वो गुस्सा है, अना है, तकब्बुर है, ईगो है। इनकी वजह से उसके अंदर जो है ये तमाम कैफियत पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूं जो मैं उस्मान भाई आपसे बात में शुरू में कर रही थी, बात कंपैरिजन, जी मुकाबलाबाजी। जी, ऐसे बात वही है ना कि अगर आप बड़े बेसिक लेवल पे बात करें, मतलब दो बहनें हैं, एक बहन के मियाँ ने उसको गर्मियों में, बड़ी बेसिक बात करूँ, गर्मियों के बहुत से 5-6 सूट ले दिए। एक बहन है जिसका मियाँ ये कह रहा है कि भाई बजट में चीज़ों को लेके आओ, नहीं है मेरे पास इतना। अब जब वो दो बहनें साथ निकलेंगी, एक बहन नए नए कपड़े पहन रही है, दूसरी नहीं पहन रही, अब वो बहन जो है कंपैरिजन में पड़ रही है उसके साथ, जेलसीज में मामला हो रहा है। सगी बहनों में मैंने हसद देखा है। अब देखिए ना, जो आपने सवाल किया कि रश्क और जो है वो हसद में क्या फ़र्क है। रश्क जो है ना वो एक मुस्बत पहलू है कि मेरे पास भी हो, कि मेरे पास भी हो। हाँ। और हसद की भी कई मरातब हैं। एक मरतबा ये है कि इंसान ही कहे कि इसके पास ये क्यों है, इससे ये छिन जाए, ये भी हसद की कैफियत है। एक ये कैफियत है कि इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये भी एक कैफियत है। और एक ये कैफियत है कि इससे भी छिन जाए और मुझे भी ना मिले, लेकिन इसके पास नहीं रहनी चाहिए ये चीज़। हाँ, कि अगर ये मुझे नहीं मिलनी तो फिर इसको भी ना मिले। और एक वो वाला एलिमेंट है जहाँ पे इंसान छीन ही लेता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे फिर क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। बात है देखिए ना कि आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जब जादू की एक वारदात करने की कोशिश की गई, एक अटेम्प्ट की गई, जो कि ज़ाहिर पॉसिबल नहीं थी, अल्लाह के रसूल हैं आप, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया और मुआवज़तैन दो नाजिल फरमाई हैं, उसमें जो आखिरी बात है कि बात तो हो रही है कि उन्होंने जादू किया, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये तो गिरे लगा रही हैं और गिरे लगा के जो है वो जादू कर रही हैं, उसका ताल्लुक जादू के साथ है। लेकिन जादू के बारे में अल्लाह ताला ने आगाह किया है आखिरी आयत में, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और उस हसद के जो हासिदों के शर से भी महफूज फरमा। मतलब ये है कि जो जादू और नजर बद वगैरह का जो मामला होता है उसके पीछे भी कार फरमा हसद ही होता है, उसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आधे लोग, यानी मेरी उम्मत के आधे लोग कब्रों में नजर बद की वजह से चले जाते हैं, और वो नजर बद होती हसद की वजह से। तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए आएंगे, और उसके बाद हसद के नुकसानात, और अगर आपने कोई आंखों देखी ऐसे इंसिडेंट्स या वाक़यात हो, क्योंकि लोग हम जब बातें करते हैं ना तो बातों में कम अंडरस्टैंड करते हैं, जब उनको एक्चुअली आज की दुनिया में हुए हुए मामलात बताते हैं। और आप लोगों से बेहतर, आप लोगों के पास तो लोग मशवरों के लिए भी आते हैं और 90% ऑफ द टाइम कुछ उल्टा करके आते हैं कि खुदारा हमें बताएं कि अब हम इधर से वापसी कैसे करें। सो हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
नबी की याद है, सरमाया गम के मारों का। यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। 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 याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। ये महफिल में आए हैं वो, 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 महफिल में आए हैं वो। ये सल्ले अला पुकारो, सरकार आ गए हैं। 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 उठो ए बेसहारो, सरकार आ गए हैं। उठो ए बेसहारो, सरकार आ गए हैं। महबूब दो जहां की ताज़ीम लाज़मी है, महबूब दो जहां की ताज़ीम लाज़मी है। झुक जाओ चांद तारों, मेरी सरकार आ गए हैं। महफिल में आए हैं वो, 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 महफिल में आए हैं वो। लब पर नग में सल्ले अला के, लब पर नग में सल्ले अला के, हाथों में कशको, लब पर नग में सल्ले अला के, हाथों में कशको। ये देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है। देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है। नाम मुहम्मद कितना मीठा, नाम मुहम्मद कितना मीठा, नाम मुहम्मद कितना मीठा। नाम मुहम्मद कितना मीठा, नाम मुहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। नाम मुहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। ये प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है।
सुनाए अपने नबी को अपने मन की बात, उनके अलावा कौन नियाजी, उनके अलावा कौन नियाजी, अपना लगता है। उनके अलावा कौन नियाजी, अपना लगता है। आओ सुनाए अपने नबी को, अपने मन की बात, उनके अलावा कौन नियाजी, उनके अलावा कौन नियाजी, अपना लगता है। उनके अलावा कौन नियाजी, अपना लगता है। ये याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। ये महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत। हमारे साथ दानिश, इरफान कवाल और उनकी पूरी टीम है। आइए व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस। डॉक्टर वक्कास जाफ़र हमारे साथ हैं, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी हमारे साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद उस्मान ताहिर हमारे साथ हैं। उस्मान भाई, क्योंकि आपको ब्रेक में जाना है, मुझे पता है आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ अब हसद की अगर हम बात कर रहे हैं तो मज़ीद आप हमें इस पर किस तरह गाइड करेंगे, और आपने अपनी आँखों से हसद के क्या रिज़ल्ट्स देखे? मैं वो असल में अब माहौल आपने वाइब ऐसी क्रिएट कर दी है ना, वो जहाँ से इन्होंने नात शरीफ का आगाज़ किया ना, तो आदम चिश्ती मरहूम की मुझे नात शरीफ का एक मतला और मक्ता आपके सामने पर मतला में फरमाते हैं, वो जहाँ से आपने ना महका महका लगता है। आदम चिश्ती मरहूम फरमाते हैं कि यूँ मुनव्वर है ये दिल गारे हिरा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे। और मक्ता में फरमाते हैं कि कई सदियों से मसरूफ़ सना हो आज़म, इसी खातिर तुझे तख्लीक किया हो जैसे। तो ऐसे बरकत के लिए पढ़ दिया। हसद की मैं आपको जेन्युइन जो एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ, और बचने का तरीका भी जो मेरे इल्म में बिल्कुल फैक्चुअल आपको मिसाल दे रहा हूँ। सरकारी सेटअप की आपको बात करता हूँ। एक ज़िले की एक्चुअल और फैक्चुअल मिसाल आपको बता रहा हूँ कि 2-3 SHOs की ना आपस में जेलसी थी, तो उन्होंने अब कंप्लेंट करने का तरीका कार है, मुझे बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपको बता रहा हूँ। उसने कंप्लेंट करने, जिसके साथ उसकी जेलसी थी ना, उसने कंप्लेंट इस तरह की डिज़ाइन की कि जी फ़लाँ 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 करप्ट है और ये जो साहब हैं ये करप्ट नहीं है, ताकि जब एप्लीकेशन उसके पास जाएगी तो अगला अफसर ये समझेगा कि जी ये इसने करवाई है। ध्यान इसकी तरफ डलवाना था जिससे हसद है कि जी ये सारे करप्ट हैं और ये एक इसमें से ईमानदार है। तो नेचुरली एक बंदे का ये जाएगा। अभी आपके सामने एयर इंडिया क्रैश का वाकया है कि वो एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, दूसरा कहता आई डिड नॉट डू सो, यानी वो उसके ऊपर डाल रहा है। हाँ। तो डाला इस तरह से गया कि ये एक ईमानदार है, बाकी करप्ट है, कि जिस अफसर के पास ये एप्लीकेशन जाएगी वो कहेगी इसने करवाया और इसको रगड़ा जाएगा। एक्चुअल बिल्कुल स्टोरी आपको बता रहा हूं। और ऐसे ही होते थे लोग। अब एक वक्त पे बड़े मासूम लोग होते थे, लोग अब इसी तरह से सोचते हैं कि 1 मिनट, और दूसरी बात अगले को नजरों में लाना। यस,
क्योंकि देखिए कोई भी इंसान बेऐब तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फ्लॉ आती है। अब आप कहें कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है तो फौरन जो है फोकस इस पे आ गया और मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। अब अगर उन्होंने 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा भी की थी तो वो भी पकड़ी गई। तो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की थी, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, फिर आगे चल के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला भी यही था, उनका भी हसद का मामला था। भाई उनसे हसद करते थे कि नहनु उसबा, हम एक पूरा जत्था है, वालिद गिरामी हमारी तरफ नज़र इल्तफ़ात नहीं करते, इनका ख्याल रखते हैं ये जो 2 छोटे। वहाँ पे भी यही मामला हुआ। इवन अहले किताब का यही मामला था हसद वाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़हूर से पहले वो कहा करते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, हमने उनके साथ मिल के तुम्हारा मुकाबला करना है। जब वो नबी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो उन्होंने कहा ये सारे अम्बिया तो आ रहे थे बनी इसराइल से, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से, आखिरुज़्ज़मान नबी का इतना बड़ा दर्जा और वो हमारी आल से ना आए और वो बनी इस्माइल, तो ये कुरैश का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसद का मामला था। यानी एक सहाबी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मेरा ईमान लाने का सबब जो है ना वो अबू जहल की एक बात सर जी करबला आप देख लें, सारा हसद का मामला। तो यानी इससे ज्यादा बड़ी बर्बादी क्या होगी व्यूअर्स? हाँ देख लें, अभी रिसेंटली गुजरा है कि इसके, यानी वो फरमाते हैं कि अबू जहल गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ जलवा अफरोज़ हुए, तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो अबू जहल ने मुझे कहा, उसने कहा मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप फिर ईमान क्यों नहीं लेके आते? उन्होंने कहा अगर मैं ईमान लेके आऊँ तो अब लोग मेरे डेरे पे आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए और फैसला करवाने के लिए, इनको नबी मान लो तो कुरैश की सारे जो मामला हैं ना वो इधर डाइवर्ट हो जाएंगे और फैसला इनसे होगा। तो ये हसद ऐसी बीमारी है और बचने का तरीका वही है। अल्लाह ने ना इंसान को, अब वो कुरान ने फरमाया ना कि ये बड़ा जल्दबाज है, ये बड़ा नाशुक्रा है। इंसान शुक्र करना कि एक बंदे को अल्लाह ने एक फजीलत दी है, भाई तुम्हें अल्लाह ने उससे बढ़ के कई फजीलतें दी हैं, तू उसको पहचान नहीं रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ऐसी मशीनें चल रही हैं जिनका तूने कभी शुक्र नहीं अदा किया। शेख सादी अलैहिर्रहमत अभी आईसीयू में जाके देखें, कभी आईसीयू में जाके देखें, जब लोग आखिरी सांसें ले रहे होते हैं या ज़िंदगी मौत के बीच में एक वो जंग चल रही होती है, उस वक्त कहाँ गए गाड़ियाँ, बंगले, कपड़े, शक्ल, सूरत, सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। और कब्र में तो कुछ नहीं जाना, साथ कख नहीं जाना, अमाल जाने और दुआएं जानी, राइट? ऐसे ही मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, तो फिर आप, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपने जाना है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ पे हम अपनी ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह ने जो आपको अता फरमाया है उसके ऊपर शुक्र करना सीखें और उसी रब से मांगें जिसने उसको अता किया है। और हसद से बचने का ये तरीका है कि जिसके साथ आपको हसद है ना उसके पास जाएं, उसकी तारीफ करेंगे, यार तुझे अल्लाह ने अपने फजल के साथ अता फरमाया, तू मेरे लिए भी दुआ कर दे यार अल्लाह अपने खैर कसीर से मुझे भी अता फरमाए। आमीन, बेशक। ये एक हल है। अदरवाइज आप हसद में फिर वही बात है, आप चलते जाएंगे उसमें आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे फरमाया कि हसद एक ऐसा रेजर है कि ये आपके ईमान को धो डालता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और हसद एक दिल के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते। इतनी बड़ी वईद है इसके बारे में। दुआ है अल्लाह हमें हसद से बचने की तौफीक। आमीन। यहाँ पे भी बस हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब और मुफ्ती साहब के भी फाइनल वर्ड्स लेने हैं। और ऑफ कोर्स कैसे हो सकता है इतनी ब्रिलियंट टीम हमारे साथ हो तो हम उनसे फिर कुछ ना रिक्वेस्ट करें। और किचन में भी हमने फ़ाइनल नज़र डालनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। उस्मान भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। प्लीज़ हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। आमीन आमीन। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन की तरफ जल्दी से रुख करते हैं। क्या सिचुएशन है इतने हमारे देसी माहौल में जो आपने शाशलेक बना दिया ना, मुझे बिल्कुल आपकी समझ नहीं आ रही आज। मैंने कहा बताया था आपने हमेशा अपनी ही एक डायरेक्शन में जाना होता है। बिल्कुल। तो चिकन शाशलिक के साथ एग फ्राइड राइस जो है रेडी हो गया। मैंने 2 तरह से इसको सर्व कर दिया। आप एंजॉय करें, कंप्लीट मील है ये। थैंक यू मेरा बच्चा, ब्लेस यू जी। सो अब पढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू के कंक्लूजन की तरफ। तो ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब आप सीनियर हैं तो हम डॉक्टर साहब से आपकी तरफ आएंगे और गुफ्तगू आप पे कंक्लूड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो हसद से कैसे बचा जाए? मुझे याद है सरफराज शाह साहब एक दफ़ा प्रोग्राम पे आए थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो उनको मैं प्यार से बाबा बुलाती हूँ तो बाबा ने मुझे एक बात समझाई। मैंने कहा बाबा कभी कभी मैं देखती हूँ कि यार दूसरे लोग कितने आगे निकल गए हैं, वो ऊट पटांग चीज़ें लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कोई वाहियात चीज़ लगा के वायरल हो जाते हैं।
फिर हज़ारों से लाखों पे कमाई उनकी चली जाती है, करोड़ों पे। वैसे ही इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, तो मैंने उनसे शेयर किया। उन्होंने कहा बेटे जिसको भी देखती हो ना और फील करती हो कि यार ये तो इतने, उनके लिए दुआ करो। बिल्कुल ऐसे। कहते हैं लगातार 30 दिन दुआ करना, लगातार हर रोज़ जब भी उनके बारे में सोचो दुआ करना, तुम्हारे दिल से सब कुछ निकल जाएगा। और उस दुआ के एंड में कहना कि या अल्लाह ताला उनको इतना नवाजा है, मुझे भी नवाजना। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये जो सरफराज शाह साहब ने आपको बताई है ना, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई थी। उन्होंने फरमाया था माशाल्लाह, ओके। कि आपने ये 4 काम नहीं करने, एक तकब्बुर नहीं करना, एक खुद पसंदी नहीं करनी, एक फ़ख्र नहीं करना और एक हसद नहीं करना। क्योंकि ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। हाँ। तो उसके बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाईजान फिर मैं इससे बच कैसे सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि उस शख्स के लिए दुआ करते रहनी है जिसके बारे में अगर आपको कोई गुमान आए तो दुआ करते रहनी। और दूसरी बात ये कदा ताल्लुक़ नहीं करना। बाज़ों का जब हम किसी से या कोई किसी से हसद करता है तो उससे कट ऑफ हो जाता है, खुद ही उसको ना दूर बुलाता होना नहीं, शुरू दूर हो होना जाता शुरू है, हो और जाता अगले है। को समझ ही नहीं आती कि मैंने बड़ी दफ़ा हाँ जी। मैंने ऐसा क्या किया। तो इसी वजह से वो कहा कि उससे कट ऑफ नहीं होना, उससे मिलते रहना, मुलाकात करते रहना, उसके लिए दुआ करते रहनी है। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हसद वाली कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इंसानी ताल्लुक हसद वसद इन सब चीज़ों से बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू है ह्यूमन लाइफ की। बिल्कुल। इसलिए अब देखिए ना, हमारे लिए तो रोल मॉडल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना। आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए बेटा मैं तुम्हें अपनी एक बेहतरीन सुन्नत बताऊँ। यानी हम हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सुन्नतों पे अमल करें। आका अलैहिस्सलाम ने मेरी एक सबसे बड़ी अजीम सुन्नत मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हज़रत अनस ने कहा कि या रसूलल्लाह बताइए। तो आपने फरमाया, मेरे दिल में किसी भी शख्स के लिए कोई मलाल नहीं, कोई कैफियत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई रंज नहीं है, मैं हर एक को माफ़ कर देता हूँ। और एक हदीस भी आती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज़ आप पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ाने से पहले आपने फरमाया इस दरवाजे से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे चले गए, पूछा कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बुखारी में ये रवायत आई। वो बार बार उनसे पूछते रहे कि मैं देखूँ तो सही कि आप करते क्या है, कि हुजूर ने जन्नती कहा। 3 दिन वहाँ रहे तो आप कहते हैं कि बाबा जी मैंने तो आपके पास कोई ऐसा अमल नहीं देखा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं देखा, आप रात को ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, सुबह फजर के टाइम उठते हैं, मतलब आप वही करते हैं जो सब लोग करते हैं। तो आपको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नती कहा है, 3 दफ़ा आपको फरमाया कि जन्नती है, क्या अमल है, मैंने नहीं देखा। आपने कहा बेटा शायद ना मेरे दिल में, मैं रात को जब सोता हूँ ना तो मैं सबको माफ़ करके दिल साफ करके सोता हूँ, शायद यही वजह है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने फरमाया बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने आपको 3 मरतबा जन्नत की बिशारत दी है। तो ये है कि लोगों को माफ़ करें। अल्लाह ताला भी फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़िन अन्नास, यानी लोग जब लोगों को गुस्सा, ये नहीं है गुस्सा ना आता है, जब लोगों को गुस्सा आता है उस गुस्से को पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला मोहसिनों को पसंद फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अब जो भी हमारे अंदर ईगो या कोई इस तरह की बात आती है, कैफियत आती है, और स्पेशली नज़र बद, लोगों को अच्छी नज़र से देखें। हज़रत आका अलैहिस्सलाम अपने हसनैन करीमैन को दम किया करते थे, बुरी नज़र पत्थर को फाड़ देता है। जो हुजूर ने फरमाया कि आधी उम्मत मेरी नज़र की वजह से कब्रों में चली जाती है। तो लिहाजा ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं जब किसी को देखें, किसी को नेमत, किसी के पास कोई नेमत देखें तो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, ताकि वो नज़र वाला मामला भी है वो ना लगे। अच्छा, फाइनली मुफ्ती साहब देखें, कहने को ये सारी चीज़ें बहुत मतलब हम हमारे सामने एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े लोगों के, और हर बंदा ये कहता नहीं ये तो बहुत बड़े लोग थे, ये तो बहुत बड़े लोग थे। तो आजकल की दुनिया में हम इतने जेलस हैं, इतना हसद करते हैं, इतनी नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा गुस्सा, सोचे हसद भी आपने किया फिर गुस्सा भी आपको उन पे चढ़ गया, या आपको गुस्सा अपनी कंडीशन के ऊपर है, ना अगले की कोई गलती ना उसकी कोई फॉल्ट, आप उससे सड़ भी रहे हैं, फिर आप उसके लिए बुरा भी सोच रहे हैं, फिर आप उससे छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप उससे रुस भी गए हैं और अगले को पता ही नहीं है उसने क्या किया। तो प्लीज़ हमारी दुनिया और आखिरत पॉजिटिव करने के हमें तरीके बता दें। अच्छा, इस हवाले से पहली बात तो ये है कि हम में से ना हर आदमी इस हवाले से बड़ा फ़िक्रमंद रहता है कि मुझे ना उम्र ऐसी मिले कि जिसमें मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फरमाया फिर उसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि लोगों से हसद ना करो। हसद नहीं करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी उम्र में बरकत फरमाएगा जी। एक साहबी रसूल है, उनकी उम्र 120 साल है जी। उनसे पूछा गया कि आपकी इतनी उम्र पाने का राज क्या है? वो कहते हैं मैंने किसी से हसद नहीं किया। वाह। दूसरा पहलू,
हम में से हर आदमी इस बात के लिए फ़िक्रमंद है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो। तो उसका तरीक़ाकार जो दीन ने हमें बतलाया है वो ये है, आप लोगों से हसद ना करें और दस्तरखान वसी कर दें। आप लोगों से हसद ना करें। हसद ना करने की वजह से अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, यानी 3 बार एक शख्स के जन्नती होने की ज़मानत दी गई है, 3 दफ़ा। और फिर पूछा गया कि भाई कौन सा ऐसा अमल करते हो, क्या तुम्हारे नामा अमल में नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज। आज के दौर में सोसाइटी में देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कातें भी अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिलों के अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है। तो फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की रज़ा ऐसे शख्स को हासिल हो ही नहीं सकती कि जिसके दिल के अंदर कीना हो। हम दुनिया में आए हैं, आने का एक ही मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। तो राज़ी करने का बेहतरीन तरीका ये है, आखिरी बात, राज़ी करने का बेहतरीन तरीका कार ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करें। आखिरी बात ये है, जिस तरह कि बयान किया गया, दुआ करना। ये जो दुआ करना है ना किसी के लिए, हकीकत में ये अपने लिए दुआ करना है। ये आप दवाई ले रहे हैं जी, अपने लिए दुआ करना है। जो आप किसी के लिए मांगेंगे अल्लाह उससे भी अता फरमाएगा और वही चीज़ आपको भी अता फरमाएगा। जी, तो इसी उसूल को पेश नज़र रखें, ज़िंदगी जो है वो बागो बहार हो जाएगी। हमारा दीन तो कहता है भाई हर बंदा ये चाहता है कि रब मुझसे राज़ी हो जाए, रब मुझसे राज़ी हो। अरे भाई रब तो राज़ी है, आप ये बताएं क्या आप रब से राज़ी हैं? ये सवाल हमारी तरफ से है। अब हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर राज़ी रहे, उसके अहकाम पर भी राज़ी रहे और उसकी तकसीम पर भी राज़ी रहे। और अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह पाक उसे दोनों जहानों में, और ये सबसे बड़ी बात है, हम में से हर आदमी इज़्ज़त के हुसूल के लिए कितनी कोशिश करता है। फरमाया तुम ऐसा करोगे अल्लाह पाक दोनों जहानों में तुम्हें इज़्ज़त का ताज जो है वो पहनाएगा। आमीन आमीन सुमा आमीन। व्यूअर्स, बेसिकली हर सारी बातों की एक बात है, अपने ऊपर तवज्जो दे, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाए। और अगर दिल में किसी के लिए नेगेटिव ख्याल आए तो अपनी ही ज़ात का इलाज करें, उस दुआ को दवा की तरह इस्तेमाल करें, दूसरे के लिए भी अच्छा करें, अपने लिए भी करें। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑफ कोर्स जो मैंने बड़ों से भी सुना है, आप जैसे अपने असातिज़ा से, डॉक्टर साहब आप उम्र में मेरे से छोटे हैं काफ़ी, बट हैं तो मेरे उस्ताद ही माशाल्लाह, और मेरे मेंटोर्स हैं आप लोग भी मुझे सिखाने वाले लोग हैं। आप कलाम पे आप लोगों का तो बहुत बड़ा काम है। तो बात बड़ी सिंपल है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने सीखा है, रिस्क हर किसी को मतलब ये चाहिए वो चाहिए, कभी अपने मुँह का निवाला किसी के मुँह में तो डाल के देखो, क्या बात। अल्लाह ताला कभी आपको मोहताज नहीं करेगा। देने वाला हाथ रहेगा, कभी मांगने वाला नहीं। मांगने वाला उनका हाथ होता है जो देते नहीं है। ये मेरी एक सोच है। ऑफ कोर्स जो लोग मुस्तहिक है, प्रॉब्लम में वो हैं, लेकिन जब आप एक बंदे को एक लेवल से गिरते हुए देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इंसान ने कमी ज़रूर की होती है देने में। जितना दोगे रब उससे करोड़ गुना ज़्यादा आपको देगा। ये मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया। यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि ये वीकेंड बड़े पॉजिटिव और अच्छे और सेफ्टी के साथ गुजरे। सैलाब वाला जो शुरू में आप सबको पैगाम दिया, प्लीज़ सब एहतियात करें, स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चकवाल के इलाकों में जो लोग रहते हैं। और प्लीज़ आपके जो इलाकों के इंतज़ामिया हैं, प्लीज़ उनकी बात सुने। अगर वो कहते हैं एवैक्यूएट करें, जहाँ पे भी आप हैं प्लीज़ एवैक्यूएट करें। जान है तो जहान है, चीज़ें तो बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं आप लोगों की तरफ। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप क्या पेश करेंगे? हम अभी कसीदा पाक पेश करने लगे, वो आपको सुनाते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, अली 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 मौला अली, शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला हे जबले जबले रे मनवा हो जबले जबले रे मनवा हो जबले जबले रे मनवा रे मनवा 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 सच्चा है प्यारे ओ यही नाम सच्चा है प्यारे ओ यही नाम तेरे सब दुख टाले ओ यही नाम तेरे सब दुख टाले ओ किसी नाम की बरकत ने दिया राज हकीकत को तू भी खोली अली मौला अली शाह मर्दानी अली शेर यज़दाने अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली सगले सगमत अली तक अली अली मौला अली हक अली 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 मौला अली ये तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली ये तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला हे 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 मौला अली मौला